Hello everyone, how are you? तो let's start with the next video, next topic. और आज मैं ले रही हूँ idioms. यूज करते हैं, ये बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं और डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। साथ में जब जैसे हम ऐसे लिखते हैं या कोई मतलब क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, स्टोरी करते हैं या स्टोरी है, ड्रामा है, ऐसे इवन है या इवन आर्टिकल्स हैं, उनमें भी हम ईडियम्स का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नहीं करना है ईडियम्स का यूज, क्योंकि एक फिगरेटिव लैंग्वेज अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो वो हमारी जो जैसे रीडर्स को मतलब जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो हर तरह का आपके पास क्या होगा मतलब वो उसको पढ़ने वाले जो है हर तरह के हर लेवल के लोग होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा ईडियम्स या फ्रेजेस यूज करते हैं तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज में चला जाता है और वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रह जाता है चीज। पर अगर आप एक जैसे 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिख रहे हो, उसमें अगर आप 4 से 5 ईडियम्स यूज कर लेते हैं तो वो आपकी एक लिटरली स्किल दिखाता है, क्रिएटिव राइटिंग को दिखाता है। तो आज हम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ईडियम्स के जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे कि उसके मीनिंग्स दिए जाते हैं और फिर आपको बताया मतलब पूछा जाता है कि इसका राइट मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही होता है। तो ये एक चीज है जो आपको करनी चाहिए। मतलब ईडियम्स और एक चीज है कि प्रैक्टिस से आते हैं। आप जब कोई चीज पढ़ रहे हो तो वहां पे ईडियम्स पे ध्यान दें कि कहाँ ईडियम यूज हुआ है। ठीक है, तो ईडियम्स पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक कॉमन फ्रेज और एक्सप्रेशन विद द हिडन फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, फ्रेज क्या, पहले के अगर वीडियोस देखे आपने तो फ्रेज क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता पर कुछ थोड़ा बहुत मीनिंग हमें देता है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच कन्वे अ पार्शियल मीनिंग। ठीक है, तो ईडियम्स क्या है, फ्रेज है और एक्सप्रेशन है विद अ हिडन फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, उसका जो मीनिंग है आप जब उसको पढ़ते हो किसी ईडियम को तो उसमें लिटरल मीनिंग होता है ना, जैसे हम कर रहे हैं कप। ठीक है, अगर हम वर्ड यूज करते हैं कप तो हमें क्या लिटरल मीनिंग हमें पता है कि कप क्या मतलब है, प्याली है ना, चाय की प्याली है या बड़ा कप, कोई भी किसी भी तरह का कप है विद द फिगर हम उसको कर सकते हैं। पर जब कप जैसे बोल दिया, जैसे पेन ही बोल दिया तो इसका लिटरल मीनिंग पता है सबको कि लिखने की कोई चीज है पेन, राइट। पर जब हम ईडियम्स यूज करते हैं तो उसका जो वर्ड्स होते हैं उसके हम लिटरल मीनिंग नहीं निकालते हैं या हम नहीं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो कुछ और मीनिंग उसके हिडन, छुपे हुए, हिडन, ठीक है, छुपे हुआ मीनिंग होता है उस फ्रेज में, फिगरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, अब मैं जैसे अब एक चीज और बताती हूँ, जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं या इवन अपने बोर्ड क्लासेस के लिए भी करते हैं या हम ही करते हैं अगर हमें कुछ लिखना है क्रिएटिव राइटिंग में। ठीक है, डे टू डे मैनी फॉर्मल में तो नहीं होता ये चीजें, पर अगर कुछ क्रिएटिव राइटिंग आप करते हैं, आपको मतलब स्टोरी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम जो है फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो विद अ हिडन फिगरेटिव मीनिंग। तो अब मैं मतलब पहले तो मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ जो कंपटीशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयार कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ें, ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो कोई भी वर्ड आता है उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आप हम बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिनोनिम्स कैसे आते हैं सिनोनिम्स आते हैं ना एग्जाम्स में आते हैं, गिव सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ दिस वन, या मैच कर, एमसीक्यू में तो आंसर दिया होता है, हमें फाइंड आउट करना है, या एटोनिम्स बताओ उसके या मीनिंग बताओ उसका। ठीक है, तो ये चीजें कैसे आती हैं, बस एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स पूछते हैं या जब हम बात करते हैं तब भी पूछा जाता है कि कैसे लर्न करेंगे इतने सिनोनिम, इतने एटोनिम्स। तो जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी छोटी चीज, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ रीड कर रहे हैं डेली का। तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो सिलेबस है, चाहे वो कोई मैगजीन है, चाहे किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, तो जब भी पढ़ रहे हैं तब जब भी आपके पास कोई नया वर्ड आता है तो फाइंड आउट इट्स मीनिंग, उसको डिक्शनरी में देखो, उसको समझो वो क्या है। जैसे अब मैंने किया विद हिडन फिगरेटिव मीनिंग। अब सबको पता है कॉमन मतलब साधारण, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, एक्सप्रेशन मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हो, हिडन मतलब छुपा हुआ। एक वर्ड आ रहा है फिगरेटिव, तो फिगरेटिव का क्या मीनिंग है यहाँ पे, यू शुड फाइंड आउट। जब आपको आ गया वर्ड और आपको हो सकता है आपको पता हो, पर अगर जैसे नहीं पता है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द मीनिंग।
तो फिगरेटिव का क्या मतलब है, एन इमेजिनेटिव और मेटाफोरिकल यूज ऑफ अ वर्ड, ठीक है। कि कुछ वर्ड्स को जब हम इमेजिनेटिव तौर पे यूज करते हैं या मेटाफोरिकली यूज करते हैं तो उस वर्ड्स को हम फिगरेटिव कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर होता है पोएम्स में यूज होती है फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो अब एक और नया वर्ड आ गया, अब हमने पढ़ा था मेटाफोरिकल यूज ऑफ अ वर्ड। मेटाफोरिकल क्या है, मेटाफोर क्या है, तो जब डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग, क्या करता है पोइट, जैसे आपने हिंदी की पोएम पढ़ो तो या बॉलीवुड सॉन्ग ही सुन लो आप, तो क्या है, चांद सा चेहरा। अब किसी का चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर क्या हो रहा है, यहाँ चांद को चेहरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग, जब हम किसी एक चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं बाय कंपेयरिंग विद सम अदर थिंग, ठीक है, कुछ और नॉन लिविंग थिंग्स से या किसी और चीज से उसको कंपेयर करते हैं और उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और ज्यादातर पोइम्स में ये मेटाफर्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा इडियम्स की डेफिनेशन, और उसके साथ हमने 2 नए वर्ड सीखे। डेफिनेटली बच्चे जो एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं मस्ट डू दिस थिंग, ठीक है। तभी आप जो है वो सिनोनिम, मेटोनिम्स और ये इडियम्स, फ्रेजेस जो है उनको कर सकेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट इडियम जो आज मैंने लिया है, एट द 11th आवर, ओके, एट द 11th आवर। अब लिटरल मीनिंग देखो इसका क्या है, 11th मतलब 11वां और आवर मतलब टाइम ना, तो मतलब 11वें टाइम में मतलब आप कुछ बोल रहे हैं एट द 11th आवर, अगर लिटरल मीनिंग में जाएंगे आप। और लिटरल मीनिंग नहीं है, इडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता, इसके अंदर जो हिडन मीनिंग है हमें क्या है उसको देखना है। तो और एक चीज बताऊं, ये जो फ्रेज है वो हर घर में हर मम्मा जो है यूज करती होंगी अपने बच्चों के साथ या मतलब फैमिली में डे टू डे लाइफ में, ठीक है। एट द 11th आवर क्या मीनिंग है, जैसे आपकी मदर बोलती होंगी भाई सुबह के लिए तैयारी कर लेना, स्कूल जाने की बैग वैग पैक कर लो, मैं लास्ट मिनट में मैं नहीं करूंगी कुछ भी, करते हैं ना ऐसा। और सेम जैसे सफर पे जाना हो तो या कहीं शादी में जा रहे हैं तो बोला जाता है ना भाई अपना सारा कुछ अरेंज करके रख लो, लास्ट मोमेंट पे मुझे मत बोलना कुछ भी करने के लिए, होता है ना। तो दैट इज दिस वन, एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। कोई ऐसा काम जो बिल्कुल आखिरी क्षण पे आप कर रहे हो, बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है, लेट भी नहीं हुआ है पर बिल्कुल आखिर में कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। अब मोमेंट क्या है, पल क्षण, ठीक है, ये भी मोमेंट एक नया वर्ड आ रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पल क्षण। और है क्या, ये हमने नाउन पार्ट ऑफ स्पीचेस किए थे, ध्यान रख के चलना है। मोमेंट क्या है, नाउन है। सिनोनिम क्या है इसके, मिनट, इंस्टेंट, सेकेंड, पॉइंट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। अब एट द 11th आवर, अब ये कैसे आप समझोगे, कैसे आप जानोगे इसको, हमेशा जब भी कोई फ्रेज पढ़ो, इडियम पढ़ो, तो उसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इतने जब आप सेंटेंसेस में यूज करोगे तो डेफिनेटली उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा और वो थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा। जैसे राम, डोंट वेट अंटिल द 11th आवर टू स्टडी फॉर योर एग्जाम, बोलते हैं ना, टीचर्स भी बोलते हैं भाई लास्ट मिनट के लिए मत अपना रखो, स्ट्रेस होगा, कहते हैं ना ऐसा, लास्ट मिनट के लिए सारी स्टडीज मत रखो, लास्ट मिनट के लिए अपना काम मत छोड़ो, लास्ट मिनट के लिए प्रिपरेशन मत छोड़ो। तो दैट इज दिस वन, एट द 11th आवर, राम डोंट वेट अंटिल द 11th आवर टू स्टडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो क्या है, अपने एग्जाम के लिए लास्ट मिनट के लिए वेट मत करो, फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, दैट इज एट द 11th आवर। अगर आप लिटरल मीनिंग पर बात करेंगे तो लीव नो स्टोन अनटर्न, तो कोई भी पत्थर मतलब उसे उठाए बिना नहीं रहा, ठीक है, अनटर्न नहीं रहा, राइट। और फिर अगेन इडियम्स आर नॉट अबाउट लिटरल मीनिंग, ठीक है। इडियम्स में शब्दों का अर्थ नहीं ढूंढते हैं, उसमें जो छुपा हुआ अर्थ होता है उनको ढूंढते हैं और उसको हम सेंटेंस में यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं जो कि मीनिंग साफ मीनिंग कन्वे करे, ठीक है। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब है कि आप अपनी पूरी जान लगा के पूरा एफर्ट्स लगा के आपने क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं टू अचीव योर गोल। कोई आपका काम है, कोई उद्देश्य है, कोई एम है जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आप सक्सेसफुल हो ही जाए उसमें। तो उसका मीन वो है ये, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गोल, ठीक है। अचीव मतलब प्राप्त करना, गोल मतलब लक्ष्य, ठीक है, एम। तो
हर पॉसिबल काम, एफर्ट्स जो है आपने, जो मेहनत है वो आपने कर रहे हैं, जो आपका एम है उसको पाने के लिए, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इडियम में, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, अब है ना, अगर आप सेंटेंस यूज करेंगे कि आई वर्क वेरी हार्ड, रियली हार्ड टू गो थ्रू माई एग्जाम और टू गेट हाईएस्ट स्कोर इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्लेन सा सेंटेंस है, पर आपने यहां यूज कर लिया, शी डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट फर्स्ट पोजिशन। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड है, वो जो उसका मतलब वेटेज है वो बढ़ गया, क्योंकि यू आर यूजिंग ईडियम। ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, लैंग्वेज जो है आपका ब्यूटिफाइड हो गई, उसका जो इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ड्स। तो जैसे शी डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया कि वो पूरी मेहनत करेगी while स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। ठीक है, जब वो एग्जाम की तैयारी कर रही है तो वो क्या करेगी, अपनी पूरे एफर्ट्स लगाएगी ताकि उसका जो एम है, अब इस सेंटेंस में कहीं गोल या अचीवमेंट की बात नहीं कही है, पर टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड से खुद ब खुद अचीवमेंट या गोल की बात आ गई है, राइट? नहीं लिखा ना, क्या लिख रहे हैं वो, शी डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड व्हाइल स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। अपने एग्जाम की तैयारी के करते वक्त वो इतनी मेहनत करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इतनी मेहनत करेगी, इतना एफर्ट्स डालेगी कि उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए, राइट? तो इसको कहते हैं हिडन वर्ड। विदाउट यूजिंग गोल, अचीवमेंट, एनीथिंग, द थिंग इज कन्वेड थ्रू द सेंटेंस। सेंटेंस से ही उस मीनिंग को कन्वे कर दिया गया है कि वो अपना गोल अचीव करने के लिए पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट्स डालेगी, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। एक सुंदर लैंग्वेज आपने बना दी। थर्ड वन है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, अब मून सबको पता, चांद, ब्लू मतलब नीला, तो वंस मतलब एक आधी बार। तो क्या सेंटेंस का फ्रेज का मतलब ये है कि एक बार नीला चांद दिखा या एक बार नीला चांद, कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने फिगरेटिव लैंग्वेज क्या, इसकी मीनिंग क्या, एंड इवन दैट हैपन्स रेयरली। अब ब्लू मून देखा आपने, नहीं देखा है, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर चांदनी पूर्णिमा की बात करें या कोई स्पेशल शेप ऑफ अ मून करें, तो वो क्या होता है, रेयरली होता है। तो ऑफकोर्स ब्लू मून जैसा वर्ड क्या कन्वे कर रहा है कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा मतलब चीज हुई है, सिनेरियो हुआ है, कोई कुछ भी हुआ है जो बहुत रेयरली होता है। रेयरली मतलब बहुत कम, ठीक है, रेयरली बहुत कम, ओके। तो एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, कोई ऐसा इवेंट जो बहुत कम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ईद का चांद हो गए हो। अब ईद का चांद हो गए हो हिंदी में बोलेंगे अगर ये मुहावरा यूज करेंगे तो क्या मतलब है, कुछ चीज जो कम हो रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह ब्लू मून जो बड़ा रेयरली कोई इवेंट होगा, उसके लिए हम यूज करें वंस इन अ। अब ये वर्क फ्रॉम होम भी आजकल का कंसेप्ट है, लोग घर बैठे ही काम करते हैं। पहले होता था हम ऑफिस जाते थे रूटीन में, ठीक है, पर आजकल घर से बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो सेंटेंस क्या, शी वर्क्स फ्रॉम होम, वो काम घर से काम कर रही है, तो वो क्या करती है, रेयरली बहुत कम जो है ऑफिस जाती है। वंस इन अ ब्लू मून शी विजिट द ऑफिस, ठीक है। उसी तरह कोई रिश्तेदार होता है ना, जैसे बड़ा कम आता है वो आपके पास, तो अगर वो आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वाह जी क्या बात है, आज आप आए हो, भाग्य, ठीक है, ईद का चांद हो गए हो। तो दैट इज ऑल्सो, जैसे कि somebody, my brother is settled in Canada, so we meet him once in a blue moon। तो रेयरली मिलते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कोई इवेंट जो बहुत कम होता है, उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं once in a blue moon, ओके। सो दिस इज इडियम्स। कम से कम 25 से 30 हमें करने चाहिए अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती हैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, हम नोटिस नहीं करते उन चीजों को, ठीक है। तो ज्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो चीजें आती हैं वो ऐसा होता है कि ऐसे बिल्कुल अलग से नहीं होती है, वो डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को ही आपका क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड इवेलुएट हो रहा है वहां। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो रखना है कि आप रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या चीजें आई हैं। मैंने पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में बोला है। अब जैसे यही टॉपिक किया है तो इसमें वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे जानना चाहिए, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली उसको आप देखें, डिक्शनरी में देखें या ऑनलाइन सर्च करें। नाउन है, प्रोनाउन है, मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, एटोनिम क्या है, ठीक है। ये चीजें याद करके नहीं होती, ये प्रैक्टिस से आती हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग,
Keep up your spirits high. Thank you.